गुड मॉर्निंग। आज हम अवरोधक के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? अवरोधक के प्रकार। ठीक है, तो प्रत्येक जो मनुष्य होता है उसमें अवरोधक जो होता है कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक नॉन स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होगा और दूसरा होता है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होता है। ठीक है, पहला क्या होता है? नॉन स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होगा और दूसरा क्या होता है? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम नॉन स्पेसिफिक रेसिस्टेंस देखते हैं। तो नॉन स्पेसिफिक रेसिस्टेंस में क्या होता है कि कोई भी जो सूक्ष्म जीव होता है वो जीवों के अंदर क्या करता है, मतलब जीवों के अंदर क्या करेगा? वो इंटर करता है। इंटर करने के बाद उसको क्या करता है? संक्रमित कर देता है ना। फिर संक्रमित करने के बाद क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद उस जीव में या उस प्राणी में उस माइक्रोब्स के प्रति क्या आ जाती है? प्रतिरोधकता उत्पन्न हो जाती है, जिसको क्या कहा जाता है? नॉन स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहा जाता है। ठीक है, क्या होगा कि कोई भी जो माइक्रोब्स होगा, ठीक है, कोई भी माइक्रोब्स मतलब सूक्ष्म जीव जो है वो क्या करेगा? प्राणी को क्या करता है? प्राणी के अंदर क्या करता है? इंटर करता है। इंटर करने के बाद इसको क्या कर देगा? संक्रमित कर देगा। ठीक, संक्रमित करने के बाद क्या होता है कि ये कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि इस प्राणी में क्या उत्पन्न हो जाता है? अवरोधक उत्पन्न हो जाता है। अवरोधक या फिर इसको क्या कहा जाता है? प्रतिरोधक। तो कुछ दिनों के बाद इसमें क्या उत्पन्न हो जाता है? अवरोधक उत्पन्न हो जाता है। किसके लिए अवरोधक उत्पन्न हो जाता है? ये जो सूक्ष्म जीव इंटर किया हुआ है इसके लिए इसमें क्या उत्पन्न हो जाता है? अवरोधक उत्पन्न हो जाता है, जिसे ही क्या कहा जाता है? नॉन स्पेसिफिक बैरियर कहा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो नॉन स्पेसिफिक जो रेसिस्टेंस होता है उसको 4 फैक्टर्स में डिवाइड किया गया है। पहला फैक्टर क्या होता है? जनरल फैक्टर होता है। पहला जनरल फैक्टर होगा। दूसरा जो होता है वो फिजियोलॉजिकल फैक्टर होता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो होता है वो केमिकल फैक्टर होता है। केमिकल फैक्टर। ठीक, चौथा फैक्टर क्या होता है? बायोलॉजिकल फैक्टर। ठीक है, तो सबसे देखो नॉन स्पेसिफिक जो रेसिस्टेंस होता है उसको कितने भागों में बांटा गया है? कितने फैक्टर्स में? 4 फैक्टर्स में बांटा गया है। एक जनरल फैक्टर होता है, दूसरा फिजियोलॉजिकल होता है। ठीक है, क्या होता है? फिजियोलॉजिकल। तो दूसरा क्या होता है? फिजियोलॉजिकल फैक्टर होता है, केमिकल फैक्टर होता है और बायोलॉजिकल फैक्टर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम केमिकल सबसे पहले क्या देखेंगे? हम जनरल फैक्टर देखते हैं। ठीक है, तो जनरल फैक्टर के अंतर्गत क्या आता है? ऐसा फैक्टर जो होता है वो प्रत्यक्ष रूप में भी कार्य करता है और अप्रत्यक्ष रूप में भी कार्य करता है। मतलब ऐसा फैक्टर जो होता है, ये ऐसा जो बैरियर होता है, हाँ, ऐसा जो बैरियर होता है वो क्या करता है? माइक्रोब्स को मतलब सूक्ष्म जीवों को बॉडी के अंदर आने में क्या करता है? हेल्प करता है। क्या करता है? बॉडी को अंदर आने में क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक, और दूसरी ओर है ना, दूसरी ओर ये बैरियर क्या करता है कि जो परपोषी प्राणी जिसमें जो माइक्रोब जो है वो मतलब जिसके अंदर प्रवेश करता है उसको क्या कहेंगे? हम परपोषी जीव कहेंगे, है ना। तो उसी परपोषी जीव को वो क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, इसीलिए जो जनरल फैक्टर होता है उसमें जो बैरियर होगा, है ना, वो अवरोधक होगा, वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप में कार्य करता है।
है ना। तो क्या करता है, जो बैरियर होता है वो सूक्ष्म जीवों को बॉडी के अंदर आने में हेल्प भी करता है तथा जो परपोषी जीव होता है उसको सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, जनरल फैक्टर। तो ये जो जनरल फैक्टर होता है उसके अंतर्गत पहला आता है न्यूट्रिशन आता है। क्या आएगा, पहला न्यूट्रिशन आएगा। ठीक, तो हम न्यूट्रिशन मतलब होता है पोषण। तो इस न्यूट्रिशन जनरल फैक्टर में जो न्यूट्रिशन होता है वो छोटे बच्चों में अत्यधिक पाया जाता है ना, कि मतलब छोटे बच्चों में भोजन की कमी की वजह से या जो आवश्यक जो भोज्य पदार्थ होता है ना, तो उसकी कमी की वजह से, पोषण की कमी की वजह से जो छोटे बच्चे क्या हो जाते हैं, कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। जैसे कुपोषण से वो ग्रसित हो जाते हैं तो उनकी जो इम्यूनिटी जो होती है वो कैसी हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। जैसे उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर हुई जिसके कारण वो क्या हो जाते हैं, विभिन्न रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या था, एक न्यूट्रिशन क्या था, एक बैरियर था। ठीक है, किसमें, प्रतिरक्षा तंत्र में। दूसरा क्या होता है, एक्यूट फेज एंड रिएक्शन। दूसरा क्या होता है, एक्यूट फेज एंड रिएक्शन। ठीक है, तो एक्यूट फेज एंड रिएक्शन में क्या होता है, देखो इसमें क्या होगा, कोई भी जो माइक्रोब्स है, क्या है, माइक्रोब्स है ना, मतलब सूक्ष्म जीव है। ये जो सूक्ष्म जीव जो होता है वो प्राणी में क्या करता है, ह्यूमन लिख देते हैं, ह्यूमन है ना, ह्यूमन में क्या करता है, इंटर करता है। जैसे ही ह्यूमन बॉडी में इंटर करेगा, ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी का जो ब्लड होता है ना, ह्यूमन बॉडी का जो ब्लड होता है उसमें क्या होता है, कुछ गुणात्मक तथा कुछ मात्रात्मक क्या होता है, परिवर्तन आने लगता है। ठीक, ह्यूमन बॉडी का जो ब्लड होता है ना, ह्यूमन बॉडी का जो ब्लड होगा उसमें कुछ गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन होता है। और ये जो परिवर्तन होता है वो क्या करता है, जो सूक्ष्म जीवों की जो सक्रियता होती है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, ये समझ में आया ना, एक्यूट फेज एंड रिएक्शन। इसमें क्या होगा, एक्यूट फेज एंड रिएक्शन में कि कोई भी सूक्ष्म जीव है ना, प्राणी के बॉडी के अंदर क्या करता है, इंटर करता है, प्रवेश करता है, जिसके कारण वो जो सूक्ष्म जीव होता है वो किस में चला जाता है, ब्लड में चला जाएगा, है ना। उसके बाद क्या होता है, इस प्राणी का जो ब्लड होता है उसमें कुछ गुणात्मक और मात्रात्मक क्या आता है, परिवर्तन आता है। और इसी परिवर्तन के कारण जो सूक्ष्म जीव होता है उसकी सक्रियता जो होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक, इसको हम एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे कि क्या होता है कि जो आयरन होता है ना, आयरन मनुष्यों में मतलब जीवों में क्या पाया जाता है, आयरन, है ना। तो क्या होता है, ये जो आयरन होता है ना, ये क्या होता है, स्वतंत्र अवस्था में या इस आयरन की जब मात्रा जो होती है वो कोशिकाओं में अत्यधिक हो जाएगी। ठीक, आयरन की मात्रा जब कोशिकाओं में अत्यधिक हो जाती है तो इन्फेक्शन का खतरा जो होता है वो अत्यधिक होता है। कैसे इन्फेक्शन का खतरा अत्यधिक होगा, जिसकी उदाहरण के लिए लेते हैं तो जो फीमेल्स का जो मतलब क्या होता है, मासिक जो धर्म होता है ना, उसमें आयरन जो होता है वो स्वतंत्र हो जाता है। ठीक, तो फिर क्या होता है कि जो गोनोकोकस नामक जो बैक्टीरिया होता है ना, तो उसका इन्फेक्शन जो होता है उसका खतरा अत्यधिक होता है। ठीक है, तो ये समझ में आया ना, है ना। क्या होगा, माइक्रोब्स जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रवेश करेगा, उसके बाद क्या होता है, ब्लड में गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन आएगा, जिसके कारण माइक्रोब्स की सक्रियता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उदाहरण के लिए हम देखते हैं तो आयरन की जो क्वांटिटी होती है या उपलब्धता जो अधिक होगी तो इन्फेक्शन का खतरा अधिक होगा। यदि आयरन की उपलब्धता कम होगी तो संक्रमण की खतरा भी क्या होता है, कम होता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या था, फीमेल्स में पाया जाने वाला जो मासिक धर्म होता है। ठीक है, वो तो ये समझ में आया ना। अब उसके बाद क्या देखते हैं हम, तीसरा देखते हैं फीवर। क्या देखते हैं, तीसरा आता है फीवर आता है। क्या आता है, फीवर। तो फीवर में हम क्या देखेंगे, देखो
यदि हम फिजियोलॉजिकल दृष्टि से, है ना, यदि हम फिजियोलॉजिकल दृष्टि से देखते हैं तो बुखार कैसे होता है, ब्रेन में क्या पाया जाता है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, क्या पाया जाता है ब्रेन में, हाइपोथैलेमस पाया जाता है। ठीक है, ब्रेन में क्या पाया जाता है, हाइपोथैलेमस पाया जाता है। और हाइपोथैलेमस में क्या पाया जाता है, थर्मो रेगुलेटरी सेंटर होता है। क्या होता है, थर्मो रेगुलेटरी सेंटर। ठीक, देखो ब्रेन में हाइपोथैलेमस में क्या पाया जाता है, थर्मो रेगुलेटरी सेंटर पाया जाता है। जब किसी कारणवश ये थर्मो रेगुलेटरी सेंटर होता है उसमें क्या आ जाती है, डिस्टर्बेंस आ जाती है, जिसके कारण बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, बुखार कहते हैं। ठीक है, यदि किसी सूक्ष्म जीव का क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, इंटर होता है, मतलब इन्फेक्शन होता है ना। तो जैसे ही सूक्ष्म जीव जो होता है वो क्या करता है, इन्फेक्शन करेगा। इन्फेक्शन करने के बाद क्या करता है कि ये जो थर्मोरेगुलेटरी जो सेंटर होता है इसको क्या कर देता है, वो इन्फेक्टेड कर देता है, मतलब इसमें बाधा उत्पन्न कर देती है, जिसके कारण क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है, अचानक बढ़ने लगता है, जिसको हम क्या कहते हैं, फीवर कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है, एज। चौथा क्या आता है, एज आता है। ठीक है, एज देखो, जो शिशु अवस्था है ना, या जो बालक होता है, छोटे छोटे बच्चे, तो उनमें क्या होती है, इम्यूनिटी कम पाई जाती है। ठीक है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और वृद्ध होते जाते हैं तो भी क्या होती है, इम्यूनिटी जो होती है लॉस होती है, अर्थात मतलब उम्र का जो होता है एकदम कम होना, मतलब कम उम्र में, तथा जो अत्यधिक जो एज वाले होते हैं उनमें भी क्या होती है, इम्यूनिटी जो होती है वो कम होती है। तो इस प्रकार से इम्यूनिटी को कौन बाधा पहुंचाती है, एज। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जेनेटिक। पांचवा होता है जेनेटिक फैक्टर होता है। पांचवा क्या होता है, जेनेटिक फैक्टर। ठीक है, तो जेनेटिक फैक्टर हम जानते हैं क्या जानते हैं कि इम्यूनिटी जो होती है वो सभी मनुष्य में अलग अलग होती है, मतलब किसी मनुष्य का इम्यूनिटी या किसी जीवधारी का जो इम्यूनिटी होती है वो अत्यधिक होगी, तथा किसी जीवधारी का इम्यूनिटी कैसा होता है, कम होता है ना। तो इम्यूनिटी जो होता है वो प्रत्येक जीवधारी में एक समान नहीं होती है ना। तो उसी प्रकार से जो प्रतिरोधक, मतलब किसी रोग से लड़ने के लिए जो प्रतिरोधकता जो होती है वो एक प्रजाति के जीवों में जो प्रतिरोधकता होती है वही प्रतिरोधकता दूसरे प्रजाति के जीवों में नहीं होती। तो यह क्या था, हमारा जेनेटिक फैक्टर था। जेनेटिक फैक्टर में क्या होगा कि जो एक प्रजाति के जीवों में जो प्रतिरोधकता होती है वो दूसरे प्रजाति के जीवों में वही प्रतिरोधकता नहीं होती। ठीक, तो वो क्या था, हमारा जेनेटिक फैक्टर था। ठीक है, तो ये क्या था, जनरल फैक्टर समझ में आया। जनरल फैक्टर में क्या पढ़ा हमने, न्यूट्रिशन पढ़ा, एक्यूट फेज एंड रिएक्शन, फीवर, एज, और लास्ट क्या था, जेनेटिक फैक्टर था। ठीक है, तो ये क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब दूसरा किस में आ जाते हैं हम, फिजियोलॉजिकल फैक्टर। ठीक, फिजियोलॉजिकल जो फैक्टर होता है उसमें सबसे पहले आता है स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, पहले इसमें क्या आता है, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। देखो, है ना, तो जो स्किन होता है वो भी क्या प्रदान करती है, इम्यूनिटी प्रदान करती है। ठीक है, किसके लिए इम्यूनिटी प्रदान करता है, माइक्रोब्स के लिए, है ना। कैसे इम्यूनिटी प्रदान करेगा, तो इस स्किन में क्या पाई जाती है, निर्मोचन की क्रिया पाई जाती है। क्या पाई जाती है, स्किन में निर्मोचन की क्रिया पाई जाती है। ठीक है, जो स्किन का जो स्किन जो है ना वो क्या होती है, निकलती, मतलब कुछ एनिमल्स में स्किन जो होता है वो क्या करता है, निकलता है, मतलब निकलता रहता है, जिसके कारण स्किन में क्या जो प्रेजेंट होगा, माइक्रोब्स प्रेजेंट होगा, तो वो स्किन के साथ क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो ये पहला था। दूसरा क्या होता है
कि जैसे जैसे स्किन शुष्क होता जाता है वैसे वैसे मैक्रोब्स भी क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय होते जाते हैं। ठीक, स्किन का अगर हम पीएच मान देखते हैं तो कितना होता है, स्किन का पीएच मान बहुत कम होता है, जिसके कारण जो मैक्रोब्स जो होता है वो यहाँ पर विकास तथा वृद्धि नहीं कर पाता। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना कि यदि मतलब स्किन का पीएच मान कम रहता है, कम हो, तो जो मैक्रोब्स है ना, वो क्या करता है मतलब वृद्धि और विकास वो नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये समझ में आया ना, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, तो स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन में क्या है कि स्किन में निर्मोचन की क्रिया होती है, जिसके कारण स्किन जो होता है वो बार बार निकलता है, और यहाँ पर अगर कुछ सूक्ष्म जीव उत्पन्न मतलब रहते हैं तो वो भी स्किन के साथ क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। स्किन अगर शुष्क है तो उसके साथ भी जो माइक्रोब्स होता है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद और क्या देखते हैं कि स्किन का यदि पीएच मान कम है, क्या मान, पीएच मान कम है, तो भी से कौन यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है, मैक्रोब्स जो होता है यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो वृद्धि नहीं कर पाता। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक, ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है उसमें एक प्रकार की क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, तो यही जो प्रोटीन होता है वो सूक्ष्म जीवों को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, और उसके बाद दूसरा क्या देखते हैं हम, रेस्पिरेटरी सिस्टम देखते हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिजिकल फैक्टर में दूसरा बैरियर क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक, रेस्पिरेटरी सिस्टम देखो, जो क्या होता है कि जो हायर कॉर्डेट्स के एनिमल होते हैं, ठीक है, हायर कॉर्डेट्स के एनिमल में क्या क्या आता है, मतलब फिश से लेकर के जितने भी क्या पाए जाएंगे इधर, मैमल्स है ना, फिश से लेकर मैमल्स क्लास के अंदर जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं उसको क्या कहा जाता है, हायर कॉर्डेट्स एनिमल कहा जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, ये जो हायर कॉर्डेट्स के एनिमल होता है उनमें जो रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है वो कैसा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, सुरक्षात्मक आवरण से युक्त रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, म्यूकोसा प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, म्यूकोसा प्रेजेंट होता है। और ये जो म्यूकोसा होता है वो कैसा होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, अर्थात चिपचिपे पदार्थों को ये क्या करता है, स्रावित करता है ना, चिपचिपे पदार्थों को ये क्या करता है, स्रावन करता है। ठीक, उसके बाद जैसे ही कोई भी सूक्ष्मजीव क्या करता है, इस श्वसन तंत्र में प्रवेश करेगा, जैसे ही प्रवेश करता है तो ये जो चिपचिपा पदार्थ होता है ना, उस माइक्रोब्स को क्या कर लेता है, मतलब जकड़ लेता है, फंसा लेता है ना। फंसाने के बाद फिर ये क्या करेगा, इसको बाहर करता है। यहाँ पर एक ना क्या प्रोसेस होता है, एक सीलियरी प्रोसेस होता है। क्या प्रोसेस होता है, सीलियरी प्रोसेस होता है। हाँ, जैसे ही यहाँ पर एक सीलियरी प्रोसेस होगा फिर ये जो माइक्रोब्स होता है कहाँ को चला जाता है, लंग्स को चला जाता है। ठीक है, कहाँ को चला जाएगा, लंग्स को चला जाएगा। फिर लंग्स से होते हुए कहाँ जाता है, ये नासा छिद्र में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, नासा छिद्र में चला जाता है। फिर नासा छिद्र से होते हुए ये बॉडी के बाहर चला जाता है। ठीक है, कहाँ चला जाएगा, बॉडी के बाहर चला जाएगा। तो ये समझ में आया ना रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होगा कि हायर कॉर्डेट के एनिमल में रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होती है एक सुरक्षात्मक आवरण की भांति संरचना होती है, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, म्यूकोसा प्रेजेंट होता है। ये म्यूकोसा जो होता है चिपचिपे पदार्थ का स्रावन करेगी और माइक्रोब्स जैसे एंटर करता है तो उस माइक्रोब्स को क्या कर लेता है, ये फंसा लेता है। फंसाने के बाद क्या करता है, यहाँ पर एक सीलियरी प्रोसेस होता है जिसके द्वारा माइक्रोब जो होता है यानी सूक्ष्मजीव वो लंग्स में जाएगा। लंग्स से होते हुए कहाँ चला जाता है, ये नाजल छिद्र में जाता है। फिर नसल छिद्र से होते हुए बॉडी से इसको क्या कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या था, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम था। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या देखते हैं हम, एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम देखेंगे। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम, तो देखो एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम में क्या होता है कि जैसे ही हम भोजन करते हैं ना, तो भोजन के साथ क्या
क्या आता है, कुछ कुछ सूक्ष्म जीवाणु आता है ना। जैसे ही हम भोजन लेंगे तो क्या होता है, हमारे मुंह में क्या प्रेजेंट होता है, लार प्रेजेंट होता है। और लार में कौन सा एंजाइम होता है, लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट होगा। यही जो लाइसोजाइम जो एंजाइम होता है वो सूक्ष्म जीवों को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, भोजन जो होता है वो आगे बढ़ता है ना। आगे बढ़ने के बाद कहाँ जाएगा, भोजन स्टमक में जाता है। कहाँ चला जाता है, स्टमक में चला जाता है। और इस स्टमक में क्या प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होता है। और इस गैस्ट्रिक जो जूस होता है उसमें एसियन प्रेजेंट होगा और कुछ एंजाइम प्रेजेंट होता है। तो यही एसियन और एंजाइम्स के द्वारा माइक्रोब्स को क्या कर लिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ठीक है, तीसरा कैरेक्टर क्या होता है कि देखो, अब भोजन कहाँ चला गया, स्टमक में चला गया। अब स्टमक से होते हुए भोजन कहाँ जाता है, कहाँ जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक, तो इंटेस्टाइन में जैसे ही जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो क्या होता है यहाँ पर, इंटेस्टाइनल जूस जो होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, एंजाइम प्रेजेंट होगा। और इंटेस्टाइनल जो जूस में जो एंजाइम प्रेजेंट होता है, इसी एंजाइम्स के द्वारा माइक्रोब्स को क्या कर दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या था, हमारा एलिमेंट्री केनाल सिस्टम था। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखते हैं, तीसरा देखते हैं यूरिनोजेनाइटल सिस्टम। क्या देखेंगे हम, चौथा देखते हैं यूरिनोजेनाइटल सिस्टम। ठीक है, यूरिनोजेनाइटल सिस्टम, तो जो देखो, जो जीवों का जो यूरिन होता है ना, मतलब प्राणी का जो यूरिन होता है वो कैसा होता है, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने वाला होता है। मतलब प्राणियों का जो मूत्र होता है उससे भी सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जा सकता है। क्यों नष्ट किया जा सकता है, क्योंकि प्राणियों का जो यूरिन होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होगा, यूरिया प्रेजेंट होता है और यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है। और क्या प्रेजेंट होता है, म्यूसिन प्रेजेंट, म्यूसिन, ठीक, म्यूसिन क्या है, एक एंजाइम है, म्यूसिन एंजाइम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तथा अदर एंजाइम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो मतलब प्राणी के मूत्र में यूरिया, यूरिक एसिड, म्यूसिन तथा अदर एंजाइम प्रेजेंट होता है ना। तो ये एंजाइम जो होता है क्या करता है, जो सूक्ष्म जीव होता है, माइक्रोब्स होता है, उसको क्या करता है, ये नष्ट करता है। ठीक है, अब और क्या देखते हैं कि यूरिनोजेनाइटल सिस्टम में कि देखो, हाँ, जो मेल होता है ना, तो मेल में जो यूरेथ्रा है ना, क्या है, यूरेथ्रा। ठीक, तो मेल में यूरेथ्रा की लंबाई जो होती है वो अधिक होती है तथा फीमेल में यूरेथ्रा की लंबाई जो होती है वो छोटी रहती है, जिसके कारण फीमेल्स यानी कि मादाओं में संक्रमण की क्षमता जो होती है वो मेल से अत्यधिक होती है। ठीक है, क्या होता है कि हाँ, ठीक है, क्या होता है, फीमेल्स का जो योनि होता है ना, उसमें किसका कौन से एंजाइम्स का सिक्रेशन होता है, एस्ट्रोजन। ठीक, एस्ट्रोजन एंजाइम का क्या होगा, सिक्रेशन होता है। ठीक है, और योनि की जो उपकला होती है ना, योनि की जो उपकला होती है वो किसका फॉर्मेशन करता है, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन करता है। किसका सिक्रेशन करता है, ग्लाइकोजन का। ठीक है, किसका सिक्रेशन करेगा, ग्लाइकोजन का सिक्रेशन करता है। और ये जो ग्लाइकोजन होता है ना, ये जो ग्लाइकोजन होता है वो डोडोरिन बेसिलाई। ठीक है, तो ये जो ग्लाइकोजन होता है वो डोडेरिन बेसिलाई से क्रिया करके क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड बनाएगा। क्या बनाएगा, लैक्टिक एसिड बनाएगा। ठीक है, और जैसे ही जो योनि का जो माध्यम होता है वो लैक्टिक एसिड हो जाता है, और जिसके कारण क्या होता है कि कोई भी माइक्रोब जो होता है वो फिर इन्फेक्शन नहीं पैदा कर पाता, और वहाँ पर जो भी जो सूक्ष्म जीवाणु या जो माइक्रोब्स जाता है वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि इसको बार और रिपीट कर देती हूँ कि जो
जो मेल का यूरेथ्रा जो होता है वो बड़ा होता है और फीमेल का जो यूरेथ्रा होता है वो छोटा होता है, जिसके कारण फीमेल्स में संक्रमण की जो क्षमता होती है वो मेल से अत्यधिक होती है। क्यों अत्यधिक होगी? क्योंकि जो फीमेल्स की जो योनि होता है उसमें एस्ट्रोजन हार्मोन्स का सिक्रीशन होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि योनि की जो उपकला होती है वो ग्लाइकोजन है ना, ग्लाइकोजन जो होता है उसका क्या करता है? सिक्रेशन करता है। उसके बाद ये जो ग्लाइकोजन होता है वो डोडेरी मेसेलाई से क्रिया करेगा। क्रिया करने के बाद किस में रूपांतरित हो जाता है? लैक्टिक एसिड में रूपांतरित हो जाएगा। और जैसे ही योनि का माध्यम जो है वो लैक्टिक एसिड होता है तो सूक्ष्म जीवों का संक्रमण जो होता है वो यहाँ पर नहीं होता, अर्थात सूक्ष्म जीव जो होता है वो यहाँ पर नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आया। अब उसके बाद क्या देखते हैं हम? उसके बाद क्या देखते हैं? आइस देखते हैं। क्या देखते हैं? पांचवा देखते हैं आइस। ठीक है, पांचवा है आइस मतलब आंखें। तो जो आंखें होती है उनमें क्या पाई जाती है? कंजक्टिवा। ठीक है, आप लोग स्ट्रक्चर देखना आपका, तो आंख में क्या पाया जाता है? कंजक्टिवा पाया जाता है। ठीक है, और ये जो कंजक्टिवा होता है उसमें क्या होता है? मतलब म्यूकस को सिक्रीशन करता है। ठीक है, कंजक्टिवा जो होता है वो म्यूकस को क्या करेगा? सिक्रीशन करेगा, जिसके कारण जो कोई भी जो सूक्ष्म जीवाणु है ना या फिर जो माइक्रोब्स होता है वो आंखों में प्रवेश नहीं करता और यहीं पर क्या हो जाता है? वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से देखते हैं कि आंखों में जो आंसू निकलता है तो आंसू में एंजाइम पाया जाता है और ये जो एंजाइम्स होता है वो जो बाह्य माइक्रोब्स होता है उसको क्या करता है? ये डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, तो ये समझ में आया ना। फिजिकल फैक्टर में हमने क्या क्या देखा? स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनोजेनेटल सिस्टम और लास्ट में क्या देखा हमने? आई। ठीक है, अब उसके बाद क्या देखते हैं? ये खत्म है ना, फिजियोलॉजिकल फैक्टर खत्म। उसके बाद आता है केमिकल फैक्टर। ठीक है, तीसरा फैक्टर क्या था हमारा? केमिकल फैक्टर था। ठीक, तो केमिकल फैक्टर क्या होता है कि जो हायर है ना, हायर जो कार्डेट्स होते हैं है ना, उच्च वर्ग के जो प्राणी होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? कुछ रासायनिक पदार्थ पाया जाता है जो कि सूक्ष्म जीव जो होता है उसको क्या करता है? नष्ट करता है। ठीक है, तो उनमें क्या क्या पाया जाएगा? जैसे कि क्या पाया जाता है? उसमें ऑलिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑलिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, और उसके लार में क्या पाया जाता है? और क्या पाया जाएगा? ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, उनमें और क्या पाया जाता है? ऑलिक एसिड, ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण है और गैस्ट्रिक जूस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? गैस्ट्रिक जूस पाया जाता है, जिसके कारण माइक्रोब्स को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। ठीक है, हायर कैटेगरी के जो एनिमल्स होता है उनमें ऑलिक एसिड, ग्लाइकोप्रोटीन और गैस्ट्रिक जूस पाया जाता है, जो कि माइक्रोब्स को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। ठीक है, इसी प्रकार से और क्या क्या पाया जाता है? मतलब केमिकल्स के रूप में इंटरफेरेंस पाया जाएगा। क्या पाया जाता है? इंटरफेरेंस। ये जो इंटरफेरेंस होता है वो वायरस के संक्रमण को क्या करता है? रोकता है। ठीक है, क्या करेगा? वायरस के संक्रमण को रोकता है तथा वायरस में जो पुनरावृत्ति होती है उसको भी ये क्या करता है? रोकता है। ठीक, और केमिकल फैक्टर में यदि और देखते हैं तो और क्या होता है केमिकल फैक्टर के रूप में? जैसे कि रक्त में पाया जाने वाला जो लसिका होता है और उसका जो बॉडी फ्लूइड होता है ना वो भी एक सुरक्षात्मक आवरण की भांति कार्य करता है, जो कि सूक्ष्म जीवों को क्या करता है? ये नष्ट करता है। ठीक है, तो ये केमिकल फैक्टर समझ में आया ना। केमिकल फैक्टर में क्या पढ़ा हमने? केमिकल फैक्टर में हमने ये पढ़ा कि जो हायर कैटेगरी के एनिमल्स होते हैं है ना, उनमें रासायनिक पदार्थ पाया जाता है जो कि सूक्ष्म जीवों को डिस्ट्रॉय करता है। तो रासायनिक पदार्थ के रूप में क्या क्या पाया जाता है? गैस्ट्रिक जूस, ऑलिक एसिड है ना, और क्या पाया जाता है? ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है जो कि सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। रुधिर एवं रक्त में लसिका पाया जाता है, बॉडी फ्लूइड पाया जाता है रक्त का, जिसमें क्या पाया जाता है? मतलब माइक्रोब्स को ये क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। ठीक है, तो फिर ये समझ में आया है ना। अब उसके बाद क्या देखते हैं हम कि हाँ, एक और होता है कि केमिकल
बायोलॉजिकल मतलब बैरियर के रूप में क्या पाया जाता है, बैक्टीरियोसिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बैक्टीरियोसिन पाया जाता है। बैक्टीरियोसिन जो होता है एक रासायनिक पदार्थ होता है जो कि जीवाणु के संक्रमण तथा जीवाणु के विकास व वृद्धि को क्या करता है, रोकता है। ठीक है, बैक्टीरियोसिन जीवाणु के वृद्धि व विकास तथा उसके संक्रमण को क्या करता है, रोकता है। ठीक है, तो ये समझ में आया। अब उसके बाद लास्ट क्या है, लास्ट में आ जाते हैं। लास्ट फैक्टर क्या है हमारा, बायोलॉजिकल फैक्टर। ठीक है, बायोलॉजिकल फैक्टर। तो बायोलॉजिकल फैक्टर जो होता है